हेलो एवरीवन, मैं तूफानी लाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पितामह में। और जैसा कि अब मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश पितामह, तो जाहिर सी बात है मैं इंग्लिश ही पढ़ाने आया हूं आप लोगों को। जिन लोगों को अभी तक इंग्लिश में प्रॉब्लम आती रही है, आज से ही मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। चाहे वो स्पोकन की बात हो, रिटन की बात हो, कंपेरेटिव इंग्लिश की बात हो या अंडरस्टैंडिंग की बात हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आती है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं समझ में आती है, कोई इंग्लिश बोलता है आपको समझ में नहीं आती है, आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। कैसे? क्योंकि आपके अंदर इंग्लिश रहेगा तभी तो। मैं आपको इंग्लिश से परिपूर्ण करने आया हूं, एकदम भर देने आया हूं इंग्लिश से, ऐसा कि आपके अंदर से जब भी कुछ बोलेंगे एकदम फ्लुएंसी की तरह इंग्लिश निकलेगी, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश निकलेगी, परफेक्ट इंग्लिश निकलेगी। कोई जुगाड़ नहीं, कोई मिला जुला के इंग्लिश बोलने वाला नहीं। आपको जो बोलना है बस वही, बिल्कुल वही सेंटेंस आप बोलेंगे और एकदम करेक्ट बोलेंगे। आपकी इंग्लिश को कोई काट नहीं पाएगा, राइट? लेकिन आपको दो चीजें हैं, मैं ऑप्शन देता हूं। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश में मास्टर बनना चाहते हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और अगर मास्टर बनना चाहते हैं तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। करना क्या होगा आपको, चूंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मैं इसमें आपको बता दूं। सिर्फ यही करना होगा कि मेरी वीडियो को आप एक यूट्यूब वीडियो की तरह ना देख करके एक इंग्लिश क्लास की तरह लेंगे, और अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन यानी कॉपी और कलम जरूर रखेंगे। और जो कुछ भी मैं बताऊंगा और जहां मैं बोलूंगा कि आप इसे लिख ले, उसे जरूर लिख ले। फॉर्मेट, जो भी मैं फॉर्मेट दूंगा वो फॉर्मेट स्क्रीन पे आएगी, उस फॉर्मेट के हिसाब से अपने कॉपी में आप फॉर्मेट जरूर बना ले, राइट? तो मैं शुरू करता हूं क्लास। ओके, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पितामह। और शुरू करने से पहले एक बात और, कि आप इंग्लिश सीखने के या इंग्लिश में मास्टर बनने के कितने लायक हैं, इसकी एक छोटी सी टेस्ट आपको लेना चाहूंगा। एक्चुअली ये टेस्ट मेरे लिए नहीं, आपके खुद के लिए है। वो ऐसा है कि यहां एक बोर्ड पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ आप देख रहे हैं, राइट? ये जो पैराग्राफ है, 1 2 3, है ना, 3 लाइन की ये पैराग्राफ है। आप इस पैराग्राफ को पढ़ें, और मैं बता दूं, इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे और इस पैराग्राफ का 50% भी आप पढ़ पाते हैं बहुत ईमानदारी से, तो आप समझिए इंग्लिश सीख जाएंगे। और मेहनत करेंगे थोड़ा सा ज्यादा तो इंग्लिश में मास्टर ही बन जाएंगे। आप पढ़िए इस पैराग्राफ को पहले। चूंकि इंग्लिश सीखना ही नहीं है, इंग्लिश में मास्टर ही बनना है, और सीखना भी है तो कुछ बेसिक्स है, बहुत थोड़े से। उस बेसिक्स को मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से उसको पी जाए, मतलब चट कर जाए, खा जाए उसको, मतलब माइंड में एकदम पूरी तरह से फिट कर ले। काफी छोटा सा बेसिक्स है, और मैं एकदम बिल्कुल इंग्लिश क्लास की तरफ मैं बोर्ड पे लिखूंगा, और इस बोर्ड मेरे लिखने के साथ साथ आप लोग चलेंगे। वो बेसिक्स क्या क्या है जो हमें पढ़ने होंगे, मैं आपको बताता हूं। वो बस 3 चीजें हैं: सब्जेक्ट, सेकेंड वर्ब, और थर्ड ऑब्जेक्ट, राइट? ये 3 चीजें अगर आप दिमाग में बिठा लेते हैं और समझ जाते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो फिर कोई भी माइका लाल इंग्लिश में ऐसा नहीं, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन फैक्ट है, कोई भी माइका लाल ऐसा नहीं होगा जो इंग्लिश में आपका हाथ पकड़ सके या आपकी बराबरी कर सके। बस ये 3 चीजें अच्छी तरह समझ लेनी होगी। आप लोग बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये 3 चीजें पहले से जानते होंगे और ऐसा सोच रहे होंगे कि यार तो पहले जानते हैं हम, फिर कहां अभी तक कुछ ऐसा हो पाया है। पहले की बात छोड़ दीजिए, अब एकदम नया शुरू करते हैं। और देखिए फिर, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें हैं, राइट? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। वर्ब को क्रिया और ऑब्जेक्ट को कर्म। सब्जेक्ट को कर्ता, वर्ब को क्रिया और ऑब्जेक्ट को कर्म, राइट? अब इन सब का डिफिनेशन मैं बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट पॉइंट था वो था सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट का होता क्या है? सब्जेक्ट को हिंदी व्याकरण में, यानी इसका हिंदी जो होता है उसको कर्ता कहते हैं, जैसा कि पहले ही बताया था आपको। और उसके बाद इसका डिफिनेशन क्या होता है? किसी भी काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। एकदम बेसिक क्लास के मास्टर की तरह, टीचर की तरह, राइट?
सब्जेक्ट किसे कहते हैं बताओ बेटा? सर, किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो आप भी सब समझ जाइए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। मैं हट जाता हूं बोर्ड के पास से, एक बार फिर आप देख लीजिए इसको बढ़िया से, फिर से दिखाइए जी, बढ़िया से दिखाइए इसको। सब्जेक्ट को कर्ता बोला जाता है। ये ग्रामेटिकल टर्म है, हिंदी का ग्रामेटिकल टर्म है जिसे कर्ता कहते हैं। और इसका डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन क्या है? किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है या सब्जेक्ट कहते हैं। अब किसी भी काम के करने वाले को इसमें हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज में इसका क्या लेने देना, सवाल आता है मन में। जवाब ये है कि इंग्लिश सीख के क्या करेंगे हम लोग? इंग्लिश सीख के क्या करेंगे? इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, लिखे हुए इंग्लिश को समझेंगे, यही ना करेंगे, और तो कुछ नहीं करेंगे। और जब भी हम कुछ बातें बोलते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, संस्कृत में हो, उर्दू में हो, तमिल में हो, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग काम की बातें करते हैं। हम कुछ भी आप बातें कीजिए, वो काम की बातें होगी। तो काम की बातें जब भी होगी तो काम का एक सेंटेंस बनेगा, और उस सेंटेंस में जो भी काम को करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। इस सेंटेंस को पढ़े। इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? गौतम ने गीता को थप्पड़ मारा। गौतम ने गीता को थप्पड़ मारा, राइट। अब इस सेंटेंस में देखिए कि काम क्या हो रहा है। इस सेंटेंस में भी एक काम हो रहा है, राइट। तो इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? इस सेंटेंस में काम हो रहा है थप्पड़ मारने का, ओके। और ये थप्पड़ मारने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बताइए? गौतम। तो काम करने वाला कौन हुआ? गौतम। तो गौतम हो गया सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट यानी कर्ता। गौतम कर्ता हो गया, राइट। एक सेंटेंस और, रानी ने आज सबके लिए खाना पकाया। अब इस सेंटेंस में देखिए काम क्या हो रहा है। इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? पकाया, पकाने का काम हो रहा है इस सेंटेंस में, राइट। तो पकाने का काम ये जो है, ये कौन कर रहा है या कर रही है? रानी कर रही है, राइट। तो करने वाला को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। रानी क्या हो गई? सब्जेक्ट, राइट। करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, चाहे वो कोई भी काम करे वो सब्जेक्ट कहलाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और जब आप कॉपी कलम, मैंने बोला है कि साथ में रख करके आप इस वीडियो को देखें, इंग्लिश क्लास की तरह ले, तो कुछ लिखने के लिए बताते हैं। इसका डिफिनेशन सब्जेक्ट का जरूर लिख लें अपने लैंग्वेज में, कि किसी भी काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट कौन होता है? हर हाल में जब भी कभी कोई सब्जेक्ट बनेगा तो या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। बस नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का रूप ले सकता है, और दूसरा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं, ओके। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट। वो सेकेंड पॉइंट क्या है? वो सेकेंड पॉइंट है VERB, वर्ब, राइट। पहले बताया था कि वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, राइट। वर्ब क्रिया, क्रिया वर्ब, वर्ब क्रिया, क्रिया वर्ब, ये दोनों वर्ड एकदम माइंड में फिट कर लेने का। वर्ब क्रिया, क्रिया वर्ब एकदम सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश लैंग्वेज क्या, किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये वर्ब, राइट। तो वर्ब को बहुत बढ़िया समझना है। अगर वर्ब समझ गए तो 50% इंग्लिश अभी कंप्लीट हो गया आपका। बाकी बचा 50%, वो एकदम हंसते खेलते आराम से मजेदार तरीके से हम लोग कर लेंगे, राइट। तो पहले वर्ब को समझते हैं हम लोग। वर्ब मींस क्रिया, ये ग्रामेटिकल नेम है, हिंदी का ग्रामेटिकल नेम क्रिया है। इसका डिफिनेशन क्या होता है हिंदी में? डिफिनेशन इसको, किसी भी काम के नाम को वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। किसी भी काम के नाम को वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं, राइट। तो काम का नाम, तो जितने भी काम हैं सबका कोई ना कोई तो नाम है ही, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। या इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता ही है। तो काम का भी नाम होता है,
राइट। जैसे मैं अभी भाषण दे रहा हूं, भाषण देना भी एक काम है। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना भी एक काम है। मैं बोल रहा हूं, बोलना भी एक काम है। मैं कुछ सोच रहा हूं, सोचना भी एक काम है। मैं देख रहा हूं, देखना भी एक काम है। तो वो कुछ भी हम करते हैं, चाहे वो दिमाग से करते हैं या शरीर से करते हैं, वो सारे के सारे एक काम होते हैं और सभी काम का कोई ना कोई नाम होता है। तो काम के नाम को ही वर्ब कहा जाता है। काम के नाम, आप 5 काम का नाम अपने दिमाग में सोचे, राइट। आप सोचे, वीडियो को पॉज कर ले सोचने के लिए। मैं चूंकि मैं कंटिन्यू रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बोलता रहूंगा। काम का नाम, 5 काम का नाम क्या, 10 का काम का नाम ले लो। उठना, बैठना, लेना देना, खाना पीना, तैरना, पकड़ना, सोना, पीटना, बताना, समझाना, खिलाना, पिलाना, सारे के सारे काम के नाम है, राइट। इस काम के नाम को आप समझ ले कि काम के नाम को ही वर्ब कहा जाता है। बोर्ड पे लिखा हुआ डिफिनेशन को एक बार फिर अच्छी तरह से पढ़ ले। नहीं समझ में आता है, वीडियो को पॉज करके और बार बार पढ़े, राइट। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं जो बकबक कर रहा हूं उसको बार बार सुने। वर्ब का डिफिनेशन तो समझ में आ गया होगा, राइट। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बार बार रिवाइंड करके मेरे लिखे हुए को और मेरे बोले हुए बातों को सुने, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि वर्ब का काइंड्स, कितने प्रकार के वर्ब होते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, राइट। ये 2 प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, राइट। और हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम है, उसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। इसको बढ़िया से देख ले। काइंड्स ऑफ वर्ब 2 तरह के होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मेन वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। हम मेन वर्ब पहले पढ़ते हैं, MEAIN, मेन, VERB, वर्ब, मेन वर्ब, राइट। मेन वर्ब के रूप होते हैं। मेन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स। हिंदी में मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, राइट, जिन्हें हम लोग वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 के नाम से जानते हैं, राइट। जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं गो, गो का ही वर्ब 2 फॉर्म होता है वेंट एंड गॉन, राइट। वर्ब 4 में हम लोग आईएनजी लगाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, इसमें आईएनजी लगेगा। तो गो, ये गो देख रहे हैं, गो में हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो वो बन जाएगा वर्ब 4। तो क्या लिखेंगे, गो प्लस आईएनजी, गोइंग, राइट। और वर्ब 5 में हम लोग ऐड करते हैं एस और ईएस। तो गो है तो गोज बन जाएगा ये, राइट। तो आप वर्ब के रूप समझ पा रहे हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। अच्छा, तो वर्ब का रूप समझाने का मेरा अलग ही मकसद है और बहुत ही नया, उसे मैं समझाता हूं, आप बहुत अच्छी तरह समझें। क्योंकि हम सब हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी समझने वाले लोग हैं, तो हमें वर्ब और क्रिया दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। यानी कि मैं दोनों चीज समझाऊंगा और आप दोनों चीज को कनेक्ट करेंगे, क्रिया को वर्ब से, वर्ब को क्रिया से कनेक्ट करेंगे। मैं कनेक्ट करवाऊंगा क्या होता है वो। तो हम एक तरफ लिखते हैं वर्ब और दूसरी तरफ लिखते हैं क्रिया, राइट। और यहां पे हम लोग लिखते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3,
वर्ब 4 और वर्ब 5, राइट। वर्ब को अगर हम वर्ब इंग्लिश के वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वो वर्ब 1 होता है। वर्ब 1 2 3 4 5 आपने जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा जिन्होंने, वो कृपया कोई भी ग्रामर का बुक ले ले और उसमें वर्ब फॉर्म आप देख लें। मेन चीजें मैं सिर्फ बताऊंगा ग्रामर में, ताकि मैं क्लासेज बोर नहीं लगे आपको, और ऐसा लगे कि चलो ठीक है, जो मैं जानता हूं वो मुझे नहीं बताया जा रहा बार बार। तो यहां पे हम ओरिजिनल फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म होता है। जैसे हम यहां लिखते हैं, अगर हम WRITE राइट, तो ये राइट जो है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब राइट का हमारे हिंदी में भी इसका है, मतलब हिंदी में भी 5 फॉर्म हो जाएंगे। तो राइट का हिंदी क्या हो जाता है? राइट का हिंदी होता है लिख, न कि लिखना जो अब तक जानते हैं हम लोग। राइट का हिंदी लिख होता है। वर्ब 2 इसका होता है रोट, WROTE रोट, वर्ब 2 होता है। रोट का यहां वर्ब 2 हो जाएगा, हिंदी का जो वर्ब 2 होगा वो होता है लिखा। वर्ब 3 होता है रिटन, रिटन का मतलब भी लिखा। और वर्ब 4 मतलब राइटिंग, ING लगता है इसमें। तो इसमें एक ING जो बना, इस ING का मतलब होता है रहा, रही, रहे। तो क्या हो जाएगा इसमें? लिख रहा। और वर्ब 5 होगा, इसमें S और ES लगता है, तो क्या हो जाएगा? राइट्स। राइट्स मतलब होता है लिखता, लिखती, लिखते, और सबके साथ जुड़ जाएगा, सब में है, राइट। ये होता है फॉर्म, वर्ब का फॉर्म इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, राइट। तो WRITE राइट, यहां पे फोकस करवाना चाहूंगा आप लोगों को कि राइट मीन्स लिख होता है, जबकि अभी तक बहुत लोग जानते थे कि राइट का मतलब होता है लिखना। ये गलत है, राइट का मतलब लिखना गलत है। बिल्कुल उसी तरह से और भी जितने भी वर्ब है, वर्ब 1 का, जिसे हम लोग की ना के रूप में जानते हैं, लिखना, उठना, बैठना, सोना, वो गलत है। अभी से दिमाग में फिट करके, अगर गो का मतलब अब आप बताएं किसी को, तो गो का मतलब जाना नहीं बताएं, सिर्फ जा बताएं, राइट। लाफ का मतलब हंसना नहीं बताएं, सिर्फ हंस बताएं। ईट मतलब खाना नहीं, सिर्फ खा बताएं। और तभी तो, अगर ईट का मतलब खाना होता और जब ING लगता है यहां पे, तो लिख रहा की जगह पर लिखना रहा होता, तो जो कि बिल्कुल ही अटपटा सा लगता, क्योंकि वो गलत है। ओके, अभी जो बताया कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, अब वर्ब के फॉर्म की भी कैटेगरी है, उसकी भी 2 प्रकार है, वर्ब फॉर्म के भी 2 प्रकार हैं, राइट। तो पहला जो फॉर्म होता है वर्ब का, वो होता है रेगुलर, और दूसरा इरेगुलर होता है। अंतर क्या है दोनों में, इस बात को समझेंगे हम लोग। तो जनरली पहले इस बात को समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पे वर्ब 1 में लिखते हैं हम यहाँ पर वांट, राइट, तो इसका वर्ब 2 होता है वांटेड। वर्ब 3 भी होता है वांटेड। वर्ब 4 होता है इसका वांटिंग, ING वर्ब 4 में लगता है। और वर्ब 5 जो होता है वो होता है वांट्स। वर्ब 5 में S और DS लगता है, राइट, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि यहां पे हम वर्ब 1 वांट लिखते हैं, वर्ब 2 वांटेड हो गया, वर्ब 3 भी वांटेड हो गया, वर्ब 4 वांटिंग और वर्ब 5 वांट्स। एक वर्ब और लिखते हैं यहां पे, देखिए हम यहां पे लिखते हैं स्लीप, SLEEP स्लीप, राइट। स्लीप का मतलब सोना होता है। और इसका वर्ब 2 होता है स्लेप्ट, SLEPT स्लेप्ट। वर्ब 3 भी होता है स्लेप्ट। वर्ब 4 स्लीपिंग, सब में ING लगता है। और वर्ब 5 स्लीप्स, राइट। अब यहां आप देखें दोनों में, यस वर्ब 2 में ED लगा वांट के साथ, राइट। वर्ब 3 में भी ED लगा।
और वर्ब 4 तो चाहे वो कोई भी हो, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, दोनों में ing ही लगेगा। वर्ब 5 चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, s और es ही लगेगा। लेकिन वर्ब 2 और वर्ब 3 बस यहाँ ये दो जगह पे क्या होता है कि अगर जब भी हम ed लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ed, वर्ब 2 में भी ed और वर्ब 3 में भी ed लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं इसे। अगर ed लगाते हैं, वर्ब 2 में भी ed लगाते हैं, राइट, वर्ब 2 में भी ed लगाए, वर्ब 3 में भी ed लगाए, ed जोड़ते हैं जब हम, राइट, तो वर्ब के साथ ed को जोड़ देना, ed, वर्ब 2 वर्ब 3 के साथ ed को जोड़ देना, उसे रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। और ed नहीं जहां लगता है, जैसे यहां स्लीप वाला को देखिए, स्लीप, स्लीप का क्या हो गया था, स्लेप्ट, राइट, यहाँ ed नहीं लगा था, इसमें भी स्लेप्ट, ed नहीं लगा था, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इरेगुलर, राइट, इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ed रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, और जहां ed नहीं लगता है वो हो जाता है इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, रेगुलर ed, और जहां ed नहीं होगा, राइट, नॉट ed, तो वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब और इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, राइट। हम लोग वर्ब क्या होता है ये समझ चुके हैं, वर्ब के फॉर्म क्या होता है ये समझ चुके हैं, राइट, और नहीं तो फिर से आप उसे बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ब के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के वर्ब होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, राइट। तो वर्ब जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब, राइट। वर्ब 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वर्ब, सेकेंड पैसिव वर्ब, और थर्ड जो होता है वो होता है कॉस्टिव वर्ब। यहां तक कि कोई किताब भी आपको ये बातें नहीं बताएगी, राइट। तो आप इसे बहुत ही गहरे दिमाग से एकदम सीरियसली इस चीज को समझेंगे, राइट। एक्टिव वर्ब, इसको आप सेंस करेंगे। एक्टिव वर्ब का मतलब होता है करना, पैसिव वर्ब का मतलब होता है किया जाना, और कॉस्टिव वर्ब का मतलब होता है करवाना। करना, किया जाना, करवाना। करना एक्टिव, किया जाना पैसिव, और करवाना कॉस्टिव। एक्टिव, पैसिव, कॉस्टिव, राइट। ये एकदम इन 3 चीजों को बहुत अच्छी तरह से आप समझ ले, दिमाग में बिठा ले। एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब, कॉस्टिव वर्ब, राइट। अब मैं एग्जांपल देता हूं और उस तरह से बहुत अच्छी तरह से समझाता हूं एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब और कॉस्टिव वर्ब को। आइए समझते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब को और अच्छी तरह से, राइट। मैं यहां पर 3 चार्ट बनाऊंगा, 3 कॉलम बनाऊंगा। एक कॉलम होगा एक्टिव वर्ब का, एक्टिव वर्ब, दूसरा कॉलम होगा पैसिव वर्ब का, और तीसरा कॉलम होगा कॉस्टिव वर्ब का। और फिर मैं यहां पर मीनिंग देता हूं। एक्टिव वर्ब का मतलब होता है करना, सिर्फ करना ही नहीं, राइट, कुछ भी, मतलब इस सेंस में, करना के सेंस में। और पैसिव का मतलब होता है किया जाना, और कॉस्टिव का मतलब होता है करवाना। एक्टिव वर्ब करना, पैसिव वर्ब किया जाना, कॉस्टिव वर्ब करवाना। जैसे एक लिखते हैं, यहां एक वर्ब लिखते हैं, हिंदी का वर्ब, तोड़ना। तोड़ना का पैसिव क्या होगा, तोड़ा जाना, और कॉस्टिव क्या होगा,
तोड़वाना, राइट। तो तोड़ना यानी करना, तोड़ा जाना यानी किया जाना, तोड़वाना यानी करवाना, राइट। अब इसी तोड़ना को हम दूसरे रूप में लेते हैं। तोड़ना को हम यहां लिखते हैं तोड़ रहा। अब इस तोड़ रहा का पैसिव फॉर्म क्या होगा? तोड़ा जा रहा। और कॉस्टिव फॉर्म क्या होगा इसका? तोड़वा रहा, राइट। अब इस तोड़ना का एक और लिखेंगे हम, तोड़ चुका है। पैसिव फॉर्म क्या होगा इसका? तोड़ा जा चुका है। और कॉस्टिव क्या होगा? तोड़वा चुका है। एक दूसरा वर्ब लिखते हैं यहां पे हम, जैसे भेजेगा, राइट। ये करना के सेंस में आ गया, भेजेगा। इसका पैसिव क्या हो जाएगा? भेजा जाएगा, राइट। और कॉस्टिव क्या होगा? भेजवाएगा, राइट। अगर यहां रहता भेजता है, राइट। भेजता है तो पैसिव क्या हो जाएगा? भेजा जाता है। और कॉस्टिव क्या हो जाएगा? भेजवाता है। इस उदाहरण की मदद से उम्मीद है कि आप एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब, कॉस्टिव वर्ब का सेंस क्या होता है ये आप जरूर समझ चुके होंगे। और नहीं तो इसे बार बार समझने की कोशिश करें, फिर भी समझ में नहीं आएगी तो जब हम रियल क्लास, एक्चुअल क्लास जो होगा वो शुरू करेंगे। मैं फिर बता दूं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये बेसिक है। ये बेसिक है, मतलब ये बेसिक इस हिसाब से मैंने इसे डिजाइन किया है, तैयार किया है कि जितने भी जो कमियां हैं हमारे अंदर और जितने गड्ढे हैं वो भर जाए, राइट। उसके बाद फिर हमारी गाड़ी बहुत तेज दौड़ेगी। ओके, तो इस चीज को एक बार पूरी एक नजर डाल ले और इसको पढ़ ले एक बार। अभी तक हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं और वर्ब में मेन वर्ब को पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब की तरफ चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को भी पढ़ते हैं, तो मेन पार्ट है ये। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों अगर कंप्लीट हो गई, आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, तो फिर 50% इंग्लिश आपकी कंप्लीट है। फिर 50% इंग्लिश इन द सेंस कि आपको आगे कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो पढ़ने में ऐसा लगेगा कि जैसे आपके लिए बच्चों का खेल है, राइट। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ चलते हैं। यहां लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब को एक चीज और बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब यानी दोनों का मतलब सहायक क्रिया। अब हेल्पिंग वर्ब होते हैं कितने? हेल्पिंग वर्ब 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जो होता है वो होता है टू डू, राइट। ये टू डू जो है इसकी अपनी एक फैमिली है, यानी इसके बच्चे हैं। वो बच्चे क्या क्या है? डू, डज और डिड, राइट। सेकेंड वो है टू हैव। टू हैव के बच्चे हैं, इसके बच्चे जो है वो हैज, हैव और हैड, राइट। डू डज डिड, डू डज डिड, टू डू के भी 3 बच्चे, इसके भी 3 बच्चे, राइट। और थर्ड वन जो है वो है टू बी, राइट। इसके जो बच्चे उसका नाम है एम, इज, आर, वाज, वेयर, राइट। इसके 5 बच्चे हैं, टू डू, टू हैव, टू बी, राइट। और फोर्थ जो है जिसका नाम मॉडल्स, मॉडल्स, राइट। इसके थोड़ा ज्यादा बच्चे हैं, इसके 13 बच्चे हैं, राइट। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट शैल, विल, इसके बच्चे जितने सब जोड़े पेड़ में हैं। सेकेंड कैन, कुड। थर्ड मे, माइट। फोर्थ
should, would, fifth, must, ought to, sixth, need, dare, और सेवेंथ जो है अकेला है, यूज्ड टू, राइट। ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स आपको बताए, ये हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब अगर समझ जाते हैं अच्छी तरह से तो फिर मतलब समझिए आधी जंग आपने जीत ली। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि बार बार आपके दिमाग को हिट करे और ऐसा लगे कि इंग्लिश का 50% पार्ट मेरे पास आ चुका है, राइट। हेल्पिंग वर्ब से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो जान लेना बहुत जरूरी होगा आपके लिए, क्योंकि वो भी आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले स्टडी में काफी काम आएंगे। वो क्या है, जैसे हम 4 तरह के हेल्पिंग वर्ब बताए थे आपको। पहला जो था वो था क्या, डू, डज और डिड। आपको बता दूं कि डू, डज, डिड इसके साथ हम कभी भी जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 में से डू, डज, डिड के बाद हमेशा ही वर्ब वन का प्रयोग होता है या होगा, राइट। डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होगा। उसी तरह से सेकंड था हैज, हैव और हैड। इसके बाद हमेशा ही वर्ब 3 का प्रयोग होता है। थर्ड जो था वो था एम, इज, आर, वाज, वेयर। इसके साथ अगर हम एक्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इसके साथ अगर सेंटेंस एक्टिव हो तो हमेशा वर्ब 4 का प्रयोग होता है। और अगर पैसिव हो, पैसिव सेंटेंस हो, तो हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग होता है। वैसे भी पैसिव सेंटेंस में वर्ब 3 का ही प्रयोग किया जाता है, दूसरा किसी वर्ब का नहीं। यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब 1 2 3 4 5 में से तीसरा फॉर्म जो होता है वर्ब का, उसका प्रयोग किया जाता है पैसिव में, राइट। तो ये लिखना जरूरी है। और फोर्थ जो है वो है मॉडल्स। मॉडल्स के साथ भी हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग होता है। मॉडल्स के साथ भी हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग होता है। यानी कि जहां भी आप देखें शैल तो वर्ब 1, विल तो वर्ब 1, इसी तरह से जो भी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर, आउट टू जो भी है उसके साथ वर्ब 1 का ही प्रयोग होगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक चार्ट के रूप में अभी बनाता हूं, आप उसे कॉपी में जरूर लिख लेंगे। अब मैं शॉर्ट में बताता हूं कि किसके साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होता है, राइट। फर्स्ट डू या डज या डिड प्लस V1 ऑलवेज, हमेशा ही डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब 1 के साथ हमेशा वर्ब 1। सेकेंड हैज, हैव, हैड, हैज या हैव या हैड इसके साथ हमेशा ही वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है। एम या इज या आर या वाज या वेयर, राइट। इसके साथ वर्ब 4 और वर्ब 3 दोनों का प्रयोग होता है। वर्ब 4 वर्ब 3 दोनों का प्रयोग होता है। जैसा कि अभी बताए थे कि अगर सेंटेंस एक्टिव है तो वर्ब 4, सेंटेंस पैसिव है तो वर्ब 3, राइट। फोर्थ मॉडल्स। मॉडल्स के साथ हमेशा ही वर्ब 1 का प्रयोग होता है। इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा ले, काफी काम आएगा आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी,
स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू डज डीड के साथ हमेशा वर्ब 1, हैज हैव हैड के साथ हमेशा ही वर्ब 3 आएगा। एम इज आर वाज वेयर के बाद हमेशा वर्ब 4 या वर्ब 3। अगर सेंटेंस एक्टिव हुआ तो वर्ब 4 यानी आईएनजी, और पैसिव हुआ तो वर्ब 3, राइट। और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग, यानी मॉडल्स यानी शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, राइट। ये हमेशा ही वर्ब 1 का प्रयोग होगा। अब इस बेसिक क्लास में मैं आपको 2 चीजें और पढ़ाऊंगा, और उससे आप सिर्फ क्या करें कि जैसे कैसे हम लोग कोई दवाई खाते हैं, उसके दवाई का टेस्ट कैसा है इस पे ध्यान नहीं देते हैं और उसका स्वाद नहीं लेते हैं, उसे बस खा जाते हैं। बस एक दवाई की तरह, मेडिसिन की तरह अभी मैं जो बताऊंगा 2 चीजें, उसे आपको खा जाना है, यानी कि याद कर लेना है पूरी तरह से, अच्छी तरह से। बहुत ही आसान सा चीज है, और ऐसा नहीं कि ये कोई नया चीज है तो बेसिक चीज है, तो पुरानी चीज आपने जरूर इसे पहले भी देखा होगा, पहले भी इसे समझा होगा, लेकिन फिर मैं इसे रिमाइंड करा दूं, और जिनके लिए नया है उनके लिए नया है, तो आप इसे बढ़िया से आप देख ले। एक चार्ट है, राइट, मैं उस चार्ट को बनाता हूं। इसका नाम है केस, CASE, केस, राइट। इसमें केस जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट, पोसेसिव, और एक होता है रिफ्लेक्सिव। पोसेसिव के 2 होते हैं, एक होता है पोसेसिव में एडजेक्टिव, और दूसरा होता है प्रोनाउन। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव या पोजेसिव भी पढ़ते हैं। पोजेसिव में 2 होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव और दूसरा होता है प्रोनाउन, राइट, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, और एक रिफ्लेक्सिव, राइट। एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब जो होता है वो होता है अपना, अपनी, अपने। प्रोनाउन का कोई मीनिंग नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वयं और खुद। मैं चाहूंगा कि जब ये चार्ट कंप्लीट हो जाए तो कुछ देर तक मैं इस चार्ट को स्क्रीन पर रखूंगा, और आप क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज कर लेंगे वहां, और सेम फॉर्मेट में अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में इस चार्ट को उतार लेंगे। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, possessive and reflexive. Possessive has 2 parts, possessive adjective and possessive pronoun. Subjective, जैसे हम I लिखते हैं, राइट, I सब्जेक्ट होता है और I का ऑब्जेक्ट होता है me, और I का possessive adjective होता है my, और possessive pronoun होता है mine, और reflexive होता है myself। उसके बाद आता है यू। यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, एडजेक्टिव होता है योर, प्रोनाउन होता है इसका योर्स, और रिफ्लेक्सिव होता है योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों। चूंकि यू जो होता है
वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर यानी कि एक के लिए और प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा के लिए। तो सिंगुलर मीन्स यू का मतलब जो होता है वो तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। जब यू का मतलब तुम बोलते हैं तो वो एक के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं यानी कि सिंगुलर, और तुम लोग जब बोल रहे हैं तो एक से ज्यादा के लिए यानी कि प्लूरल। तो जब प्लूरल का प्रयोग करेंगे हम लोग तो उसका रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, और सिंगुलर में योर सेल्फ। उसके बाद वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस, और पोसेसिव एडजेक्टिव होता है आवर। पोसेसिव प्रोनाउन होता है इसका आवर्स, और रिफ्लेक्सिव होता है आवर सेल्व्स। अब लिखते हैं ही या एनी सिंगुलर बॉय नेम। ही मतलब वह होता है लड़का के लिए या फिर कोई सिंगुलर बॉय नेम। इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, और पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, और पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है हिज, और रिफ्लेक्सिव होता है इसका हिमसेल्फ। उसी तरह ही के बाद लिखेंगे शी या एनी सिंगुलर गर्ल नेम। इसका ऑब्जेक्टिव होता है हर, और पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है इसका हर, और पोसेसिव प्रोनाउन होता है इसका हर्स, और रिफ्लेक्सिव होता है इसका हर सेल्फ। अब एक और है लास्ट में, इसको लिखेंगे दे या प्लूरल नंबर। दे और प्लूरल नंबर, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है इसका दियर्स, सॉरी दियर, इसको दियर पढ़ते हैं, दी आधा र, दियर, राइट। और प्रोनाउन हो जाएगा इसका दियर्स, दियर्स, और रिफ्लेक्सिव इसका हो जाएगा देमसेल्व्स। राइट। मैं चाहूंगा कि इस चार्ट को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ ले, राइट। और इसके बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी, इसका यूज क्या होगा, वो आगे आपको खुद ब खुद पता चला जाएगा। ओके, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बाकी है भी पढ़ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे, राइट। ये चार्ट बहुत जरूरी था इसलिए मैंने लिखवा दिया, हो सकता है कि स्लिप कर जाता माइंड से, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में इस चार्ट को घुसा दिया, राइट। और अब ऑब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप लोग को। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में कहा जाता है कर्म, यानी हिंदी व्याकरण में कर्म कहा जाता है। इसका डिफिनीशन क्या होता है? जिस पर काम हो, जिस पर काम हो, जिस पर काम हो या काम का प्रभाव पड़े, प्रभाव पड़े, प्रभाव मतलब क्या होता है? असर, असर पड़े, राइट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्म, यानी ऑब्जेक्ट। कर्म यानी ऑब्जेक्ट। अब वही सेंटेंस लिखते हैं फिर से एग्जाम्पल में इसका क्या, कि गौतम ने
गीता को थप्पड़ मारा। गौतम ने गीता को थप्पड़ मारा, राइट। अब काम क्या हो रहा है यहां पे? थप्पड़ मारने का, राइट। और ये थप्पड़ मारने का काम किस पर हो रहा है? जिस पर काम हो उसे थप्पड़ मारने का काम किस पे हो रहा है? तो गीता पे हो रहा है, राइट। क्योंकि थप्पड़ मारने का काम गीता पे हो रहा है और इस काम का असर भी किसको पड़ रहा है? गीता को पड़ रहा है। तो गीता क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो चुका होगा, ऑब्जेक्ट भी, ओके। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उसको हम लोग नंबर और पर्सन बोलते हैं। ये भी जानना बहुत ही जरूरी होगा आपके लिए। नंबर एंड पर्सन्स। इधर हम पर्सन लिखेंगे और इधर नंबर लिखेंगे। नंबर दो होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। फर्स्ट पर्सन, PERSON, पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है आई और प्लूरल नंबर होता है वी, राइट। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू और प्लूरल भी यू, यानी कि यू जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन, यानी तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही या सिंगुलर बॉय नेम, और प्लूरल नंबर में आता है, सॉरी थोड़ा सा इसको एक मिस हो गया यहां पे, इसको सुधारते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही, शी, इट एंड एनी सिंगल नेम, राइट। एंड प्लूरल नंबर में आता है दे और एनी टू और more than टू नेम्स, राइट। ये पर्सन और नंबर का चार्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे बढ़िया से देखें और इस चार्ट को याद कर ले, इसे बहुत अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर ले, क्योंकि आगे जितने भी टर्म्स हैं ग्रामेटिकल टर्म्स, उसमें नंबर और पर्सन का जिक्र होगा। फर्स्ट पर्सन होगा तो ये होगा, सेकंड पर्सन होगा तो ये होगा, सिंगुलर नंबर होगा तो ये होगा, प्लूरल नंबर होगा तो ये होगा, इस तरह से करके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको पहले से पता है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, ओके।